दिव्या भारती की मौत, हत्या, आत्महत्या या फिर हादसा। वो जब गुड़िया से डोलती हुई 7 समंदर पार करके अपने प्रेमी तक पहुंची तो देखने वाले भी देखते ही रह गई। जी हां, दिव्या भारती के डांस परफॉर्मेंस से सजा ये गाना आज भी उन्हें युवा दिलों की धड़कन बना देता है। उसने अपनी जिंदगी के केवल 19 बसंत देखे थे, मगर इतनी छोटी सी उम्र में वो 3 साल का बॉलीवुड करियर और टॉप लेवल की स्टारडम देख चुकी थी, शादी का सुख देख चुकी थी, जिंदगी किसी हसीन सपने से गुजर रही थी। लेकिन अचानक दुनिया के सामने एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खबर आई कि दिव्या भारती अपने वर्सोवा स्थित फ्लैट की 5वीं मंजिल से गिरकर दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि उनकी मौत एक हादसा थी, हत्या थी या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी। इस पूरे इंसिडेंट में उनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का भी नाम सामने आया। आखिर क्या थी दिव्या भारती की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। 25 फरवरी साल 1974 को मुंबई में रहकर काम करने वाले इंश्योरेंस ऑफिसर ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर एक लड़की का जन्म हुआ। बचपन से ये लड़की बेहद खूबसूरत थी। लोग उसे गुड़िया की तरह मानते थे, बार्बी डॉल कहकर बुलाते थे। लेकिन देखते ही देखते ये बार्बी डॉल बड़ी होने लगी। मानिक जी कॉपर हाई स्कूल में दिव्या भारती की स्टार्टिंग स्कूल एजुकेशन हुई। दिव्या के अलावा उनके फैमिली में उनके मम्मी पापा के अलावा उनकी एक बहन पूनम और भाई कुणाल भी थे। दिव्या का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में जरा कम लगता था। वो जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश किया करती थी। सजने संवरने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग जैसे फील्ड में भी होने लगा। उनका मन सिंगिंग, डांसिंग जैसे काम में लगने लगा। स्कूल जाना कम होता चला गया। कहीं ना कहीं उनकी माँ भी यही चाहती थी कि उनकी बेटी वही काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। 16 साल की दिव्या अब 9वीं क्लास में पहुंच गई थी। वो एक वीडियो लाइब्रेरी में थी। उस समय वहां उसकी मुलाकात गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से हुई। वो गोविंदा को लेकर फिल्म राधा का संगम बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश थी। दिव्या भारती को देखने के बाद उन्हें लगा कि उनकी तलाश खत्म हो गई है। उन्होंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया कि अपनी आने वाली फिल्म में वो दिव्या भारती को ही लेंगे। इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रीदेवी का जलवा हुआ करता था। लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। लेकिन जिसने भी उस समय दिव्या भारती को देख लिया वो श्रीदेवी को भूल जाया करता था। कीर्ति कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो दिव्या भारती की मां से मिलकर उन्हें अपनी फिल्म का प्रपोजल बताना चाहते थे ताकि दिव्या को अपनी फिल्मों में ले सकें। लेकिन किसी कारण से ये डील फाइनल नहीं हो पाई। पर बॉलीवुड में अब दिव्या की खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। इधर बोनी कपूर भी अपनी फिल्म प्रेम के लिए हीरोइन की तलाश कर रही थी। जब उन्होंने दिव्या भारती को देखा तो वो उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। लेकिन ये डील फाइनल नहीं हो पाई। आगे चलकर इस फिल्म में उन्होंने तब्बू को लिया। इसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई भी अपनी आने वाली फिल्म सौदागर के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्हें भी हीरोइन की तलाश थी। उन्होंने जब दिव्या भारती को देखा तो उन्हें भी लगा कि ये उनकी फिल्म सौदागर के लिए एकदम परफेक्ट फेस है। उन्होंने भी अपनी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन किसी कारणवश ये डील भी फाइनल नहीं हो पाई। फाइनली सुभाष घई ने अपनी इस फिल्म में मनीषा कोइराला को लिया, जो आगे चलकर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस तरह बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए दिव्या भारती को 3 चांस मिले, मगर तीनों ही उनके हाथ से निकल गए। उसके बाद दिव्या भारती की मां उनको लेकर कश्मीर वेकेशन पर चली गई। लेकिन उनको अपना ये वेकेशन बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि तेलुगु फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर डी राम नायडू मुंबई में दिव्या के घर आने वाले थे। अपनी आने वाली फिल्म के लिए दिव्या का ऑडिशन लेना चाह रहे थे। फाइनली इस फिल्म के लिए दिव्या का सिलेक्शन हो गया। इस तरह केवल 16 साल की उम्र में ही उसने तेलुगु फिल्म बोब्बली राजा की थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट उस समय के तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार वेंकटेश थे। यह फिल्म अपने समय की हिट फिल्म थी। यहीं से दिव्या ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। दिव्या की खूबसूरती के चर्चे अब फैलने लगे थे। लोग उन्हें श्रीदेवी से कंपेयर करने लगे थे। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारत की फिल्में लगातार मिलती चली गईं और आने वाले 1 सालों तक वो साउथ की फिल्में करती रहीं। आगे चलकर बॉलीवुड से भी उनके पास ऑफर आने लगे। उनके पास फिल्म विश्वात्मा का ऑफर आया, जिसमें दिव्या को सनी देओल के ऑपोजिट काम करना था। ये डील फाइनली डन हुई और दिव्या भारती ने बॉलीवुड की पहली फिल्म विश्वात्मा की। इस फिल्म को राजीव रॉय बना रहे थे। राजीव रॉय ने इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को जब 500 रुपए साइनिंग अमाउंट के दिए तो 500 रुपए हासिल करने के बाद दिव्या भारती काफी खुश हुई, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिल गया था। यह फिल्म बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और इसकी वजह थी दिव्या भारती, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से दिव्या भारती ने डांस परफॉर्मेंस की थी वो वाकई में देखने लायक थी। गाने के बोल थे 7 समंदर पार। इस एक गाने ने दिव्या भारती को रातों रात स्टार बना दिया। बॉलीवुड में उनकी खूबसूरती के किस्से फेमस होने लगे।
आपको बता दें कि ये वो दौर था जब दिव्या भारती इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। केवल 18 साल की इस लड़की ने इंडस्ट्री की जमी जमाई हीरोइनों के हाथ से फिल्में छीनकर अपनी झोली में डाल ली थी। इसके बाद दिव्या भारती ने बॉलीवुड की अगली फिल्म शोला और शबनम की, जिसमें उनके अगेंस्ट गोविंदा थे और इस फिल्म को पहलाज निहलानी बना रहे थे। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई तो इसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके साथ ही दिव्या भारती के करियर को और भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला भी फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं और गोविंदा से मुलाकात करते हैं। गोविंदा साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात दिव्या भारती से कराते हैं। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आगे चलकर जैसे दिव्या भारती 18 साल की होती हैं, वो अपनी मां को बताती हैं कि वो साजिद नाडियाडवाला से शादी करने जा रही हैं और आपको वहां पर आना है, हम दोनों की शादी का विटनेस बनना है। मां परेशान होती हैं और कहती हैं कि तुम ये बात पहले अपने पापा को बताओ। दिव्या ये बात अपने पापा को नहीं बता पाती क्योंकि वो जानती है कि उनके पापा उसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि साजिद का धर्म अलग है और दिव्या दूसरे धर्म की अभी छोटी सी उम्र की कलाकार है। दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी शादी को लेकर पापा से बात नहीं करने वाली हैं, आप अकेले ही आ जाना। माँ की आनाकानी देखकर दिव्या ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप आना चाहते हैं तो बता दो। इसके बाद 10 मई 1992 को दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। इस समय तक वो 18 साल की हो चुकी थी। शादी के बाद दिव्या का नाम भी बदल गया और अब उसका नाम सना नाडियाडवाला हो गया। एक 18 साल की वो लड़की जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, जो एक नजर में ही किसी को अपना दीवाना बना लेती है। फिल्म लाइन में आने के बाद उसने सफलता के आसमान पर अपनी किस्मत के सितारे बुलंद कर लिए। फिर अपने माता पिता की मर्जी की परवाह किए बिना ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो पहले से ही शादीशुदा था। अब सवाल ये उठता है कि दिव्या ने अपने हैंडसम हंक के साथ शादी तो कर ली, पर क्या शादी के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ वेल एंड गुड और हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग थी या नहीं? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब हमें जरूर लिख कर बताइएगा। और हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। आपको बता दें कि दिव्या भारती की शादी काफी गुपचुप तरीके से हुई थी। घर वालों के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लोगों को नहीं मालूम था कि वो शादी कर चुकी हैं, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि अगर हीरोइन की शादी हो जाती है तो फिर उसका क्रेज कम हो जाता है और उसे फिल्में मिलना भी कम हो जाती हैं। दिव्या और साजिद अपनी इस शादी की खबर को 4 महीने तक छुपा कर रख पाई थी। दीपावली के दिन साजिद खुद दिव्या के घर गए और उन्होंने अपने ससुर यानी दिव्या के पिताजी को शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद दिव्या के पिता के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। फाइनली उन्होंने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। कुल मिलाकर पूरा परिवार एक साथ मिलकर अब आराम से रहने लगा था। साजिद ने मुंबई में वर्सोवा इलाके के अमृत अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर एक फ्लैट एंगेज किया। उन्होंने इस फ्लैट को रेंट पर लिया और दिव्या के रहने की व्यवस्था यहीं पर कर ली। दिव्या यहाँ पर अमृता कुमारी के साथ रहा करती थी। आपको बता दें कि अमृता कुमारी दिव्या की मेड थी, जो बचपन से इस उम्र तक उसके साथ ही रही थी, इसलिए शादी के बाद भी वो दिव्या के साथ ही रह रही थी। दिव्या अब बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी। वो एक साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में काम कर रही थी। दोनों ही जगह से उन्हें फिल्में मिल रही थी। शूटिंग के चक्कर में उन्हें अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था, बाहर आना जाना भी होता था। इन तमाम चीजों के साथ साथ दिव्या के नेचर में एक चेंज ये आया कि अब वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा अग्रेसिव हो गई थी। साल 1992 में राधा का संगम रिलीज हुई। ये फिल्म कभी दिव्या भारती को ऑफर हुई थी, पर अब इस फिल्म में जूही चावला को लिया गया था। ये वो टाइम पीरियड था जब दिव्या काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी। छोटी छोटी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता था, कोई भी बात उन्हें बुरी लग जाती थी। उनके नेचर के बारे में यह भी बताया जाता है कि साल 1993 में जनवरी फरवरी के महीने में उनका अमेरिका जाना हुआ, जहां वो किसी बात पर अपसेट हुई और इसके बाद उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू किया। वो सिगरेट से खुद को ही जला लिया करती थी। इसके बाद आता है अप्रैल 5 साल 1993 का वो दिन जो दिव्या की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दिव्या भारती अपने लिए एक 4 BHK फ्लैट लेना चाहती थी। इसके लिए वो ब्रोकर के साथ बांद्रा वेस्ट के नेपच्यून अपार्टमेंट में गई और वहां पर वो एक घर की डील फाइनल करके वापस अपने वर्सोवा के अमृत अपार्टमेंट वाले फ्लैट में आ गई। पैसों की कमी थी नहीं, वो एक सक्सेसफुल सुपरस्टार बन चुकी थी, इसलिए 19 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के बांद्रा में अपना खुद का घर खरीद लिया। घर खरीदने की खुशी को उन्होंने अपने भाई कुणाल के साथ शेयर किया और इसके साथ ही मुंबई में उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फ्रेंड रही नीता लुल्ला को भी बताया। दिव्या भारती ने जितनी भी फिल्में की उनमें ज्यादातर फिल्मों में नीता लुल्ला ने ही उनकी कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था। दिव्या को 5 अप्रैल को प्लेन के जरिए हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी इस जर्नी को अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल के लिए पोस्टपोन कर दिया। 5 अप्रैल की शाम उन्होंने अपने घर में अपनी दोस्त नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला को घर पर बुलाया। आपको बता दें कि नीति के हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट थे।
इन सब के साथ मिलकर उन्होंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बताया जाता है कि इस पार्टी में उनका भाई कुणाल भी शामिल हुआ था। वो नीता लुल्ला के साथ अपनी आने वाली फिल्म में कॉस्ट्यूम पर डिस्कशन करना चाहती थी। साजिद नाडियाडवाला दिव्या को लेकर एक फिल्म आंदोलन बना रहे थे जिसकी शूटिंग मॉरिशस में होनी थी। इसी फिल्म के कॉस्ट्यूम पर डिस्कशन होना था। रात करीब 10 बजे नीता लुल्ला अपने पति के साथ दिव्या भारती के घर पहुंचती हैं। इसके बाद शराब की महफिल सज जाती है। टीवी चालू थी, वीडियो प्लेयर चल रहा था। सेंटर टेबल पर शराब की 2 बोतलें रखी थी। एक मॉरिसन रम थी और दूसरी ब्लैक लेबल विस्की। सबसे पहले विस्की की बोतल खुली, शराब का दौर चला, टीवी अपनी जगह पर चल रहा था और उनके घर में जो उनकी मेड थी अमृता, वो चिप्स और स्नैक्स वगैरह इन लोगों को सर्व कर रही थी। इस समय दिव्या के फ्लैट में कुल 4 लोग थे। दिव्या भारती, उनकी मेड अमृता, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर दोस्त नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला। दिव्या भारती का भाई कुणाल इस समय तक जा चुका था। रात के 11:30 बज रहे थे। शराब का दौर चल रहा था। ब्लैक लेबल विस्की की बोतल खाली हो चुकी थी और मॉरिशियन रम का दौर चल रहा था। नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। दिव्या भारती ने अपने हाथ में रम का गिलास लिया और ड्राइंग रूम से निकलकर बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी पर किचन के बीच कुछ इस तरीके का कनेक्शन था कि किचन में मौजूद व्यक्ति बालकनी में खड़े व्यक्ति से बात कर सकता था। किचन में दिव्या की मेड अमृता काम कर रही थी। बालकनी में खड़ी दिव्या अमृता से बात कर रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बालकनी में खास बात यह थी कि इसमें ग्रिल नहीं लगी थी। इसके अलावा पूरे तुलसी अपार्टमेंट के जितने भी फ्लैट थे उन सभी की बालकनी में ग्रिल लगी हुई थी। बालकनी में खड़े खड़े ही अचानक दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे की तरफ गिर गई। उन्हें गिरते हुए उनकी मेड अमृता ने देख लिया। वो बहुत जोर से चीखी। दिव्या के गिरने की भी आवाज आई। उनके दोस्त नीता और उनके पति श्याम भी वहां पहुंचे। सभी लोग नीचे पहुंचे और जब उन्होंने दिव्या को देखा तो उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं था, हालांकि उनकी सांसें चल रही थी। उन्हें तत्काल आर्यन कूपर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने दिव्या भारती को मृत घोषित कर दिया। उनकी बॉडी रखी हुई थी। दिव्या के माता पिता को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया गया। लगभग 1:30 बजे साजिद नाडियाडवाला को भी इस बारे में बता दिया गया। साजिद तत्काल अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां दिव्या की बॉडी देखकर वो बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह फिल्म इंडस्ट्री में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये जानकारी सामने आती है कि उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। ब्लीडिंग काफी हो गई थी और यही ब्लीडिंग उनकी मौत की वजह थी। 7 अप्रैल को विले पार्ले के क्रिटोमियम में दिव्या भारती का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दिव्या भारती की पीएम रिपोर्ट पर उस समय के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्रिपाठी सिग्नेचर कर देते हैं, जिनमें यही फैक्ट निकालकर सामने आया कि उनकी मौत नीचे गिरने की वजह से हुई। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दिव्या भारती की डेथ एक मिस्ट्री बन जाती है। अब तक जो फैक्ट हमने आपके सामने रखे हैं उनमें तो ये बात निकलकर सामने आती है कि दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे इंसिडेंट में लोगों को मर्डर या सुसाइड का एंगल भी नजर आने लगता है। लोग सवाल उठाते हैं कि क्या दिव्या भारती की हत्या में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, या फिर उस समय की जो बॉलीवुड की जो टॉप हीरोइनें थीं उन्होंने दिव्या भारती को मारने की साजिश रची, या फिर दिव्या भारती डिप्रेशन में थी और उन्होंने खुद ही बालकनी से छलांग लगा दी। इन पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वर्सोवा पुलिस थाने में एक रिपोर्ट फाइल की जाती है और इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर जे यादव को नियुक्त किया जाता है। दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला, दिव्या की मां, उनके भाई कुणाल, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया। पुलिस की जांच के दौरान इस इंसिडेंट के कई दूसरे एंगल भी सामने आए। यह कहा गया कि दिव्या भारती जब हैदराबाद में थी तो वहां उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ जबरदस्त शराब पी, पार्टी की और उसके बाद जब वो मुंबई अपने फ्लैट में आई तो इस बात को लेकर उनके और साजिद के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। गुस्से में साजिद फ्लैट छोड़कर चले गए। तब अग्रेसन में दिव्या भारती ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि यदि तुम 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आए तो तुम मुझे यहाँ आखिरी बार देखोगे। इसके बाद वही हुआ जो दिव्या ने कहा था। दिव्या के करीबी फ्रेंड का कहना था कि साजिद और दिव्या के बीच झगड़ा होने लगे थे और जब ये झगड़े काफी बढ़ गए तब दिव्या डिप्रेशन में रहने लगी थी और हो सकता है कि इसी डिप्रेशन में उसने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया। इस बात को लेकर दिव्या के पिता का कहना था कि वो ऐसी लड़की नहीं थी जो खुद को नुकसान पहुंचाए और ना ही वो डिप्रेशन में थी। एक बात यह भी सामने आई कि अक्सर पार्किंग एरिया में कारें खड़ी रहती हैं। दिव्या भारती के फ्लैट के नीचे भी कार खड़ी रहती थी, पर जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन उस समय पार्किंग एरिया में दिव्या भारती के फ्लैट के ठीक नीचे कोई कार नहीं खड़ी थी और दिव्या भारती सीधे कंक्रीट के फर्श पर गिरी। इसी वजह से उनकी मौत हुई। उस दिन, उस समय, उस वक्त वहां पर कार क्यों नहीं खड़ी थी, इसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए। एक बात यह भी सामने आई कि दिव्या भारती की मां और दिव्या के बीच संबंध अच्छे नहीं थे।
जब इन तीनों को दिव्या की मौत की खबर दी गई और खबर पाकर ये लोग दिव्या की बॉडी के पास पहुंचे तो उनके पिता और भाई पहले पहुंच गए थे। मां देर से पहुंची थी। इसके बाद पिता और भाई दिव्या की मां के ऊपर ये एलिगेशन लगाने लगे कि तुम्हारी वजह से ये ऐसा हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद एक और मेजर इंसिडेंट हुआ। उनकी जो मेड थी अमृता, वो दिव्या भारती की मौत के बाद सदमे में चली गई और दिव्या की मौत के करीब 20 से 25 दिन बाद हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो गई। यहाँ पर पुलिस के खिलाफ भी एलिगेशन लगे कि पुलिस ने अमृता को स्टेटमेंट नहीं लिया, उसे डिले किया। जिन लोगों ने अमृता से बात की उन्होंने कहा कि अमृता ने बताया था कि बिल्डिंग की सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे थे। दिव्या के फ्लैट वाली खिड़की पर भी ऑटो स्टॉपर लगा था वो। लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि दिव्या के फ्लैट वाली खिड़की पर ऑटो स्टॉपर नहीं लगा था। इसके बाद आ जाता है अंडरवर्ल्ड का एंगल। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम और साजिद नाडियाडवाला के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन दिव्या भारती को यह बात पसंद नहीं थी। बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटीज दाऊद इब्राहिम की पार्टी में जाते थे और मौज मस्ती करते थे, लेकिन दिव्या इस कल्चर से दूर रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे। इस बीच दुबई में एक म्यूजिक बश का आयोजन किया, जिसे लेकर पुलिस ने साजिद से पूछा कि क्या आप इस कार्यक्रम में गए थे। तब ये बात सामने आई कि जिस ड्यूरेशन में ये इंसिडेंट हुआ उस समय के आसपास साजिद 3 बार दुबई गया था। आखिर दिव्या इन दोनों का कौन सा राज जानती थी जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने इसे मरवा दिया। लेकिन ये तमाम बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर रह गईं। सच जानने की कोशिश करने वालों ने कभी इसके तह तक जाना जरूरी नहीं समझा। आगे चलकर दिव्या भारती के पिता ने यह क्लियर स्टेटमेंट दिया कि वो इंसिडेंट एक हादसा था। दिव्या की हत्या आत्महत्या का सवाल ही नहीं उठता। पुलिस ने साल 1993 से लेकर 1997 तक इस मामले की जांच की और फाइनली इसी बात को सामने रखा कि वो केवल दुर्घटना थी जिसमें दिव्या की जान चली गई। ये थी दिव्या भारती की पूरी कहानी। दिव्या की मौत हत्या थी, आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट। इस इंसिडेंट में उसके पति का कितना हाथ था, उसे बॉलीवुड की टॉप हीरोइन की जलन ने मारा या फिर अंडरवर्ल्ड ने, ये तमाम वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिनका जवाब अभी तक मिलना बाकी है। सच और झूठ का फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। दिव्या भारती के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।